Hi everyone. So today we are going to start our chapter of physics, that is chapter 4 dimensional analysis. So आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो डायमेंशंस हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं और डायमेंशंस होता क्या है. So सबसे पहले जो डायमेंशंस होती हैं वो रिप्रेजेंट हम उनको करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से. डायमेंशंस आर represented in square brackets. So इसके बाद हमारे पास आती हैं फंडामेंटल यूनिट्स. जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 टाइप्स की हैं. There are 7 fundamental units. एंड जो बाकी यूनिट्स हैं वो सभी ड्राइव्ड यूनिट्स है जो सिर्फ फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव्ड की हुई हैं. अदर्स आर ड्राइव्ड यूनिट्स. इसके बाद जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं. हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. फर्स्ट यूनिट है मास. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. सो ये एक डायमेंशन है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर बॉक्स से. सेकंड यूनिट हमारे पास है लेंथ. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल से. थर्ड हमारे पास है टाइम. इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से. फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. फिफ्थ हमारे पास है टेम्परेचर. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से. सिक्स्थ हमारे पास है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी कैपिटल एंड डी स्मॉल से. सी डी को बोलते हैं कैंडला. सेवंथ हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से. MOL. यह मोल MOLE. सो इसके बाद हमारे पास आता है कि जो डायमेंशंस हैं वो एक्चुअली होता क्या है. सबसे पहले हम डायमेंशन की डेफिनेशन रीड करेंगे. Dimension of a physical quantity are the powers to which the units of base quantities are raised to represent a derived unit of the quantity. So dimension की ये है definition. Dimension of a physical quantity are the powers to which the units of base quantities are raised to represent a derived units of a quantity. तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो कुछ अच्छे से समझ आता ही नहीं. सो हमारे पास एग्जाम्पल है स्पीड जो कि वेलोसिटी है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास लेंथ और टाइम हमारे पास क्या है टी. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू L/T.
तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू एल टी माइनस 1। तो इसका मतलब कि जो हमारे डायमेंशंस हैं वो हमारे पास आगे जो v है इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू एल 1 टी माइनस 1। तो ये हमारे डायमेंशंस आ गए। तो इसमें हमारे पास एक मैकेनिक्स होता है जिसमें हमें सिर्फ डायमेंशन निकालने होते हैं एम एल एंड टी के। तो इसमें हमारे पास जो हमने सॉल्व किया है इसमें हमारे पास m तो है ही नहीं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0। l हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख देंगे और t हमारे पास है -1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं hence the dimensions of speed are the dimensions of speed are 0 in mass, +1 or +1 in length and -1 in time। तो ये हमारे आगे डायमेंशंस। और इसके बाद की डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशंस आर दैट power which are of base quantity। डायमेंशंस वो पावर्स होती हैं जो बेस क्वांटिटी की होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्वांटिटी क्या है, लाइक हमारे पास है एम एल टी, पार्ट्स क्या इनकी 0 1 -1 जो हमने पीछे सॉल्व की थी। तो इसमें हमारे पास डायमेंशंस क्या है 0 1 एंड -1 और बेस क्वांटिटी क्या है m l एंड t। तो सिंपली जो हमारी डायमेंशंस हैं वो है 0 1 एंड -1। तो अभी इसको डिफाइन करने में आपको बहुत इजी होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे हमारे पास पहले आया था m0 l1 t -1। तो अगर हम डायमेंशन को, जो हमारा डायमेंशनल ये आया, ठीक है, आंसर आया, तो अगर हम इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड अगर हम इसको कंप्लीट लिखेंगे, जैसे हमने क्या सॉल्व किया था, वेलोसिटी का हमारे पास क्या था m0 l1 t -1। तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये बहुत सिंपल है। अगर हम इसको सिंपली बिना वेलोसिटी के लिखेंगे तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी लिख देंगे कि क्या हम किस चीज को फाइंड कर रहे हैं, किस चीज के डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हम ये कंप्लीट लिखेंगे तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास एक होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनके कोई भी डायमेंशन नहीं होते, नो डायमेंशंस। ओके, अब हम सीखेंगे कि जो डायमेंशंस हैं उनको फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल से करते हैं। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं इनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, लाइक साइन थीटा, साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 90, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या कोई भी एंगल्स हैं, इनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, नो डायमेंशंस।
डायमेंशंस. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट टाइप है डायमेंशनल कांस्टेंट. सेकंड है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल. थर्ड हमारे पास है डायमेंशनलेस कांस्टेंट. फोर्थ हमारे पास है डायमेंशनलेस वेरिएबल. ये हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास है डायमेंशनल कांस्टेंट. ओके, ये कांस्टेंट है. तो इनकी एग्जांपल है लाइक स्पीड ऑफ लाइट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट. सेकंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इनके जो ये वाले कांस्टेंट हैं इनके डायमेंशंस होते हैं. और जो डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं इनके एग्जांपल है लाइक वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा. तो इनके जो डायमेंशनल वेरिएबल लाइक वेलोसिटी या फोर्स है इनके भी डायमेंशंस होते हैं. तो अगर हम बात करें डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल की, कांस्टेंट की तो एग्जांपल है लाइक पाई और ई की वैल्यू होती है 2.718. तो इनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते. वेरिएबल में हमारे पास आगे एंगल, कोई भी एंगल हो गया, एंगल 30 डिग्री, एंगल 40 डिग्री एंड रिलेटिव डेंसिटी. तो इनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते. अभी हम सीखेंगे कि डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं. तो उससे पहले डायमेंशन फाइंड करने के 2 वेज हैं. देयर आर 2 ways to find dimensions. फर्स्ट वे तो ये है कि हमें उसकी फॉर्मूला पता होना चाहिए. फॉर्मूला, वी नो फॉर्मूला. ओके. एंड सेकंड वे है कि हमने जिस चीज का डायमेंशन फाइंड करना है या तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए या सेकंड है हमें उसकी यूनिट पता होनी चाहिए. या तो यूनिट पता हो या तो फॉर्मूला. तो इससे हमारा डायमेंशंस आसानी से निकल सकता है कोई भी चीज का. तो हम सबसे पहले डायमेंशन फाइंड करते हैं एरिया का डायमेंशन. तो एरिया की यूनिट क्या होती है? एम स्क्वायर, मीटर क्यूब. तो मीटर क्या हो गया? लेंथ. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? L इसकी पावर के 2. तो हम इसको कंप्लीट कैसे लिखेंगे? हमारे पास यहाँ पर ओनली L है, लेंथ है, ना तो M है ना तो T है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? M पावर 0 L 2 T 0. तो ये हमारे पास डायमेंशंस फाइंड होगी एरिया की. नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मीटर क्या, ये भी लेंथ है, तो ये हो गया L क्यूब. तो इसके डायमेंशंस कैसे होंगे? जैसे हमने इसमें लिखे थे वैसे यहाँ पे होंगे. M0 L3 T0. तो हमारे पास वॉल्यूम के भी डायमेंशंस फाइंड कर लिए हमने. थर्ड हम फाइंड करेंगे डेंसिटी के डायमेंशंस. डेंसिटी, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मास ओवर वॉल्यूम. मास क्या हमारे पास? m. इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास 1 है. और वॉल्यूम हमने अभी फाइंड किया, ये ऊपर, ये हमारे पास क्या था? L क्यूब. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं M1
L माइनस 3 और ये हो गया M1 L माइनस 3। T हमारे पास टाइम हमें गिवन नहीं है तो T हो गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गए डेंसिटी के। नेक्स्ट हम डायमेंशन फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास क्या था यूनिट, मीटर। मीटर क्या है, लेंथ, तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, L से। यहाँ पर हमारी पावर क्या है 1, तो हम यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ना तो हमारे पास m मास है ना हमारे पास टाइम है, तो हम उनको 0 लिख देंगे। m0 L1 T0, ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेंथ। टाइम हमारे पास क्या है, T1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, L1 T माइनस 1। एंड हमारे पास m तो है ही नहीं, मास नहीं है, तो मास हम लेंगे 0। M0 L1 T माइनस 1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड हमने अभी वेलोसिटी फाइंड की है। वेलोसिटी हमारे पास क्या आई है, L1 T माइनस 1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, L1 T माइनस 1 ओवर T1। तो अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये L1 T माइनस 1 T माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन जाएगा, L1 T माइनस 2। अब हमारे पास मास तो है ही नहीं, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, M0 L1 T माइनस 2। ये हमारे पास डायमेंशंस आ गए एक्सेलरेशन के। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास क्या है, M1। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आई थी, L1 T माइनस 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, M1 L1 T माइनस 2। ये हमारे पास डायमेंशन आ गए फोर्स के। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे प्रेशर के डायमेंशन। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फोर्स ओवर एरिया। ओके, अभी हमने फोर्स भी अभी फाइंड किया है एंड एरिया भी हम फाइंड कर चुके हैं। फोर्स हमारे पास क्या आया, M1 L1 T माइनस 2। एरिया हमारे पास क्या आया था, एरिया हमारे पास था m स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो वो हमारे पास था L2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, M1 L1 T माइनस 2 L माइनस 2। अभी हमारे पास यहाँ पर तो L की पावर 1 है और यहाँ पर माइनस 2 है, तो अगर हम 1 माइनस 2 करेंगे हमारे पास आएगा -1। तो हमारे पास डायमेंशन आ गए M1 L माइनस 1 T माइनस 2। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गए प्रेशर के। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वर्क का। वर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने पीछे फोर्स का डायमेंशन भी फाइंड किया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट का भी किया है। तो फोर्स का हमारे पास आया था M1 L1 T माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास था L1। नाउ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया M1 L2 T माइनस 2। तो ये हमारे पास आगे डायमेंशन वर्क के। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मोमेंटम।
मोमेंटम। सो इसे मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने मास भी फाइंड किया हुआ है एंड वेलोसिटी भी किया। तो मास हमारे पास है m1 एंड वेलोसिटी हमने फाइंड की थी, वो हमारे पास थी L1 t माइनस 1 एंड जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा m1 L1 t माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गए मोमेंटम के डायमेंशंस। नेक्स्ट हम करेंगे पावर। पावर का हमारे पास फॉर्मूला है वर्क ओवर टाइम। वर्क हमने अभी अभी फाइंड किया था, वो हमारे पास था m1 L2 t माइनस 2 अपॉन टाइम हमारे पास है t1। ओके, अब इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास है m1 L2 t माइनस 2 इंटू t माइनस 1। जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पर इस t में टाइम में हमारे पास है माइनस 2, यहाँ पर है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3। तो हमारे पास पावर के डायमेंशंस आए m1 L2 t माइनस 3। नाउ अभी हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसका हमारे पास फॉर्मूला हाफ mv²। ओके, अभी जो वर्क है और जो एनर्जी है, हमेशा जो वर्क है एंड एनर्जी है इनके डायमेंशन सेम आते हैं, वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जो हमारे पास हाफ है 1/2 ये कांस्टेंट है। सो यहाँ पर m हमारे पास क्या है? मास। v हमारे पास है वेलोसिटी। मास हमारे पास है m1 इंटू वेलोसिटी हमारे पास क्या है? L1 t माइनस 1। इसका हमने क्या करना है? स्क्वायर करना है। जब हम इसमें स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो ऊपर वैल्यूज है वो भी उसमें ऐसे होगा, वेट m1 इंटू, अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा L2 t माइनस 2। नाउ अब हमारे पास डायमेंशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की m1 L2 t माइनस 2। अभी अगर आप देखोगे कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की क्या आई है m1 L2 t माइनस 2 एंड वर्क में हमारे पास क्या था? वर्क में भी हमारे पास था m1 L2 t माइनस 2। नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी। Specific gravity is nothing but is a relative density. Specific gravity कुछ नहीं है, बस एक relative density है and relative density हमने पीछे already कर ली। Now we have UGC, that is Universal Gravitational Constant। तो इसमें हमारे पास, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स। एक का मास है m1, सेकंड का है m2 एंड इनके बीच में एक डिस्टेंस है d। ओके, अभी ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या था? ये हमने किया हुआ है पहले, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर है हमने उसमें ये किया हुआ है। यहाँ पर g ग्रेविटेशनल है, ये कांस्टेंट है m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। d हमारे पास यहाँ पर लेंथ है। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है? हमने यहाँ पर फाइंड करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, हमारे पास होगा f इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू g m1 m2, देन f इंटू डी स्क्वायर ओवर m1 m2 इक्वल टू g। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास दो मास है। ओके, मास 1 एंड मास 2, ये क्या बन जाएगा? m2
मास हमारे पास 2 है तो ये बन जाएगा m2। और हमारे पास फोर्स के डायमेंशन क्या थे? फोर्स के हमारे पास डायमेंशन थे m1 l1 t माइनस 2 एंड ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? लेंथ में, और यहाँ पर वैल्यू क्या है? 2, पावर हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा L2। ओके, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमारा L1 है और यहाँ पर हमारा L3 है 2 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा लेंथ जो है वो 3, उसकी पावर 3 बन जाएगी। m1 L3 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m पावर 2। अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? m1 L3 t माइनस 2 इंटू m माइनस 2। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर m की वैल्यू जो हमारे पास मास है उसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पर माइनस 2 है, तो हमारी वैल्यू का क्या हो जाएगी? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 1 L3 t माइनस 2, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। अभी हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बिल्कुल जो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन है। ओके, हमने पीछे की थी नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसमें हमारे पास वैल्यू आई थी, जो हमारे डायमेंशंस थे वो आए थे m0 l1 एंड t माइनस 2। तो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके भी सेम डायमेंशन आएंगे m1 m0 l1 t माइनस 2। दिस इज सेम एज द नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल acceleration. Next we will do impulse. Impulse, कोई भी फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो ओनली फोर्स पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि कितने टाइम के लिए वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगाया गया है उस पर भी इम्पैक्ट करता है, उस पर भी ये डिपेंडेड है। ओके, अभी हम इसको थोड़ी सी मीन्स एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। लाइक ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, हमने इस पर फोर्स लगाया, ये हमारा फोर्स है और ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर फोर्स लगाया, तो ये डिपेंड नहीं करता कि फोर्स इस पर लगाया हमने, इस पर डिपेंड ये भी करेगा कि हमने ये फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक बॉल को, लाइक फुटबॉल है हमारे पास, हम उसको किक कर रहे हैं, तो तब हमारे पास कितना टाइम, हम ये नहीं देखें कि हम उस पर फोर्स लगाकर उसको हमने किक किया और वो मूव कर गई। ओके, हम ये भी देखेंगे कि कितने टाइम के लिए हमने वो किया। या हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक बुक है, हमने उस पर फोर्स लगाया और ये देखना है कि कितने टाइम के लिए हमने वो फोर्स लगाया कि एक प्लेस से हमने उसको दूसरे प्लेस पर लेकर जाना है, तो फोर्स भी लगेगा और हम टाइम भी देखें कितने टाइम के लिए हमने वो वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगाया। तो फोर्स एंड टाइम दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पल्स है उसका फॉर्मूला है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। टाइम एंड फोर्स दोनों डिपेंड करते हैं, दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इम्पल्स में। तो हमने फोर्स पहले किया हुआ है, इसके डायमेंशंस हमने निकाले थे, तभी डायमेंशंस क्या थे इसके? m1 l1 t माइनस 2 और टाइम हमारे पास है t1। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा m1 l1 t माइनस 1। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गए इम्पल्स के। नेक्स्ट हम करेंगे टेंशन। टेंशन टेंशन भी एक फोर्स है, तो इसके जो डायमेंशंस होंगे वो बिल्कुल फोर्स वाले ही होंगे। फोर्स के डायमेंशन क्या थे हमारे पास? m1 l1 t माइनस 2। तो दोनों के जो फोर्स है और टेंशन है, दोनों के जो डायमेंशंस है वो बिल्कुल सेम आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रस्ट। थ्रस्ट भी एक काइंड ऑफ फोर्स है, एक टाइप है फोर्स की, तो इसके भी बिल्कुल सेम डायमेंशन आएंगे फोर्स के।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस का फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का सेम आएगा, फोर्स हमारे पास क्या है? m1 l1 t माइनस 2। एरिया हमारे पास क्या था? एंड ऑल्सो ये बात ऑल्सो याद रखना कि जो हमारे पास स्ट्रेस है इसका हमारा फॉर्मूला क्या है? फोर्स ओवर एरिया। तो हमने लास्ट में प्रेशर के डायमेंशन भी निकाले थे, तो उसका क्या फॉर्मूला था? फोर्स ओवर एरिया। तो जो प्रेशर है और जो स्ट्रेस है इन दोनों के बिल्कुल सेम डायमेंशंस आएंगे। प्रेशर एंड स्ट्रेस के बिल्कुल सेम डायमेंशंस आएंगे। ओके, अभी एरिया का हमारे पास क्या था? L स्क्वायर। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा m1 l1 t माइनस 2 इंटू l माइनस 2। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आया m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अब हमारे पास आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन इसका हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन, सपोज कि हमारा जो चेंज इन डायमेंशन है वो है ये एंड ओरिजिनल ये, फिर ये दोनों तो इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। एंड अगर हमारे पास 0 आया, ठीक है, या और कुछ आया, तो हमारे पास कोई भी अगर वैल्यू है, ठीक है, अगर उसके पीछे कोई यूनिटी नहीं होगी, ओके, लाइक पहले हमने जैसे किया था ट्रिग्नो, रेशियोज एंड एंगल्स, एंड अगर कोई ऐसे सिंपल नंबर आते तो उसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, तो स्ट्रेन का भी कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। एक यहाँ पर लॉ है उसको बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। लॉजिकल सी बात बताओ, इसमें जितना एलोंगेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? इट विल डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स। ओके, मींस जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होने वाला है वो किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेस पर। बिकॉज जो हमारे पास स्ट्रेन है वो क्या, हमारे पास चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, जो हमें बताता है कि ये डायमेंशन चेंज कितना है हमारे पास। जो हमारे पास स्ट्रेन है, चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, ओके, ये डायमेंशन चेंज बताता है हमें। और जो हमारे पास स्ट्रेस है, फोर्स ओवर एरिया, ये हमें बताता है कि फोर्स जितना हमने लगाया है उसका इम्पैक्ट कितना है। सो द स्ट्रेन प्रोड्यूस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। जो हमारा स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के, और यही हमारा हुक्स लॉ है कि जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। ये हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें हमारे पास E है कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन, ये हमारे पास हो गया E स्ट्रेन। ये ही हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर E हमारे पास है कांस्टेंट। अभी जो इलास्टिसिटी है ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप है शियर, सेकंड बल्क, थर्ड है यंग। इसकी 3 टाइप है, शियर, बल्क एंड यंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास E है, ओके, मींस जो यहाँ पे हमारा ये था E स्ट्रेन, ये इक्वल था स्ट्रेस के, क्योंकि हमने पीछे क्या किया, जो हमारा स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन तभी बनी थी कि जो E स्ट्रेन है, मींस जो हमारे पास ये तो कांस्टेंट ही है, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस, तो हमने क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो E इक्वल टू
स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। एंड हमें तो पता ही है कि जो हमारे पास ये है स्ट्रेन, ओके, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन। एंड जो हमारे पास स्ट्रेस है, ओके, उसका हमारे पास क्या आया था, m1 l-1 t-2। तो अगर हमारे पास स्ट्रेन जो है उसके नो डायमेंशन, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, और हमारे पास स्ट्रेस का है, तो हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका क्या डायमेंशन आएगा, सेम m1 l-1 t-2। ओके, अब यहां तक पता लग गया। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे। मान लो कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओके, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये गोल घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है। अभी ये एक पार्टिकल है, और जब ये ऑब्जेक्ट गोल घूमेगा मीन्स रोटेट करेगा, तो जो पार्टिकल है उसकी प्लेस भी चेंज होगी, तो ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो जो ये है, ये हमारा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं टी, कि इतने टाइम में कि ये ऐसे इसने मीन्स प्लेस चेंज कर लिया अपनी, यहाँ से यहाँ चला गया। तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, एंड जो ये एंगल बनाएगा, ये कि ये पहले तो जो पार्टिकल था ये यहाँ पे था और अब यहाँ पे है, तो ये तो हमारे पास टाइम है, ओके, और जो ये यहाँ पे एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो यहाँ पे है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि जो ट्रिग्नो रेशियोज हैं इनके कोई भी डायमेंशन नहीं होते, तो यहाँ पे एंगल बना रहा है, ओके, और एंगल के हमारे पास तो डायमेंशन होते ही नहीं, कोई भी डायमेंशन नहीं होता एंगल का, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके भी कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे। और वन थिंग, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इसको ओमेगा बोलते हैं, OMEGA। अभी नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया इसका वो है V = D/T, ओके। तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे D हमारे पास है θ/T, तो जो हमारे पास थीटा है तो इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, D यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो कोई डायमेंशन ही नहीं था, तो ऊपर तो है नो डायमेंशन, तो हम इसको ले लेंगे 1 एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारी ये वैल्यू है वो है 1, और हमारे पास जो t है मीन्स जो टाइम है वो हमारे पास है t1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर जो हमारे पास है ये 1 ओवर t1, इसको हम लिख सकते हैं t माइनस t की पावर -1। तो ये हमारे पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी जो एक्सेलरेशन था, ओके, वो क्या था हमारे पास v - u/t। जो हमारे पास v था ये था फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास था इनिशियल वेलोसिटी। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये हमारे पास क्या होगा, हम कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, टू ऑब्जेक्ट है, एक को हमने नेम दे दिया W1, एक को नेम दे दिया W2। तो हमने डिफरेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, W2 - W1 ओवर T। तो अभी जो हमारे पास W2 - W1 है, तो ये तो मीन्स कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा T - 1 ओवर T।
इसकी पावर 1। t-1 इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास क्या आया था, t⁻1। तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा t-1 इंटू t-1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी t-2। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क। ये हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, मींस लास्ट जो हमने क्लास किया 10th स्टैंडर्ड, उसमें हमने ये किया हुआ है टॉर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू आर। फोर्स हमारे पास क्या थी, m1 L1 t-1 इंटू L1। इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास आएगा m1 L2 t-1। अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, ये रोटेट कर रहा है। अभी जो ये रोटेट कर रहा है किस वजह से, मीन्स किस कारण, किससे कर रहा है, ये कैसे रोटेट कर रहा है। जैसे हम कोई चीज को लीनियर मोशन देना, ठीक है, लीनियर मोशन में रखते हैं उसको, तो वो उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ऐसे जब हमने किसी चीज को रोटेट करवाना है तो हम उस पर टॉर्क लगाते हैं, मीन्स उस पर एक फोर्स लगाते हैं। एंड अभी सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने इसको हमने क्या करना है, रोटेट करना है। और अगर हम इस पर 2 इक्वल फोर्स ऐसे लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये तो अपनी प्लेस से मूव ही नहीं होगा, बिकॉज ये बिल्कुल इक्वल फोर्स है। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 2 ऑपोजिट फोर्स। लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने 2 इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगा दिया, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा। तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो हमारे पास ये जो है, हम इसको लेंथ ले लेंगे, मींस ये हमारा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम इसको r भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, इसको एज्यूम ही करना है। तो मैंने इसको r एज्यूम किया है। तो हमारे पास ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू एस, F इंटू एस जो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे डिस्प्लेसमेंट को r एज्यूम किया था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने F इंटू आर लिखा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आ गया m1 L2 t-1। ये हमारे पास है डायमेंशन मूवमेंट ऑफ फोर्स का। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसमें भी हम सपोज करते हैं, हमने सपोज किया कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। और जैसे कोई भी चीज है उसका एक सेंटर ऑफ मूवमेंट, एक सेंटर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेंटर क्या लेंगे, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पर तो जो हमारे पास मास है, ठीक है, वो कम है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और हमें किस सेंटर में क्या होता है, बिल्कुल इक्वल वेट होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, लगभग यहाँ पर होगा, ओके। तो जब हम सेंटर ऑफ मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर हमारा एक परपेंडिकुलर एंगल बनेगा जिसको हम नेम दे देंगे के। और जो हमारे पास ये के है, ये हमारे पास है रेडियस ऑफ गायरेशन, GYRATION, ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, ओके। जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये इसमें रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसमें जो हमारा रेडियस है वो क्या, लेंथ। तो हम लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, L से, और L की पावर हमारे पास है 1। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का डायमेंशन आ गया 1। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक रोटेशनल मोशन होता है। इनर्शिया में क्या होता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, एंड अगर मोशन में है तो वो मोशन पे रहेगी। तो किस एबिलिटी की वजह से उस टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं,
कि जो एबिलिटी की वजह से वो एक तो अगर रेस्ट पर है और रेस्ट पर रहेगी, और अगर मोशन में है वो ऑब्जेक्ट तो मोशन में रहेगा। इस एबिलिटी जो ये टेंडेंसी है इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ओके, जो इनर्शिया वो सारा मास के ऊपर डिपेंड करता है, जो बॉडी का मास है। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर जो मास है वो कम होगा तो जो इनर्शिया वो भी कम ही होगा। तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिपेंड करता है मास पर, एंड ऑल्सो ये एक और चीज पर डिपेंड करता है। अभी जैसे मान लो कि यहाँ पर इस पूरी बॉडी का मास है m, इस पूरी बॉडी का मास है m है, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास है हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये तो रेडियस क्या होता है, ये तो हाफ हो गया ना। इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू रेडियस, मास इंटू पूरा जो इसका लेंथ होता है वो होता है। और यहाँ पर रेडियस क्या हो गया, रेडियस तो ये हाफ ही हो गया, और बाकी का हाफ भी तो हमने लेना, पूरी बॉडी का मास लेना है हमने। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो मास इंटू आर स्क्वायर, ये मास हमारे पास क्या है m1 इंटू आर के रेडियस, रेडियस का हम क्या लेंगे, लेंथ है, रेडियस पे एक लेंथ है, तो हमारे पास हो गया l स्क्वायर। तो हमारे पास इनर्शिया का डायमेंशन क्या आ गया, m1 l2 एंड t0। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जैसे कोई बॉडी स्ट्रेट जा रही है, ओके, तो वहां लीनियर मोमेंटम गिवन है हमें, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम जो है वो हमें गिवन है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। वैसे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एंड ये हमें गिवन है कि जैसे ये मास है, ठीक है, P इक्वल टू mv, ये मास है, ठीक है। और जो हमारे पास मास वो कुछ नहीं है, बस जो हमारे पास लीनियर मोशन था उसका इनर्शिया है। तो वैसे अगर हमारे पास जब रोटेशनल मोशन है उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड तब हमारे पास जो P इक्वल टू mv है, इसमें वेलोसिटी तो यहाँ पर मीन्स जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो भी होगा। तो यहाँ पर जैसे हम क्या कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। यहाँ पर हमारा क्या है, इनर्शिया, एंड W जो हमारे पास वेलोसिटी है, ओके। तो हमारे पास जो इनर्शिया वो क्या आया था, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमारे पास आया था m1 l2, एंड जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी था हमने उसका सॉल्व किया था, हमारे पास आया था t-2। तो ये ही हमारे डायमेंशन है एंगुलर मोमेंटम के। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। जैसे हमने कोई भी बॉडी ली, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो वहां जो लीनियर मोमेंटम है वो हमें गिवन था पहले कि वो मास इनटू वेलोसिटी है। तो हम जो हमारा मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू mv। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो वैसे ही जब कोई बॉडी रोटेट करी, मींस जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है। एंड हमें गिवन है कि हमारे पास मास है, और जो हमारे पास वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है हमारे पास और मास भी है। यहाँ पर जो हमारे पास m है वो तो मास है और ये वेलोसिटी है, ओके। तो जब हम बात करें लीनियर मोशन की, उसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मास है वो कुछ नहीं होता, बस लीनियर मोशन में वो इनर्शिया होता है। तो वैसे रोटेशनल मोशन में भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनर्शिया एंड वेलोसिटी जो हमने फाइंड की थी, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया था m1 l2, एंड हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, जो हमने एंगुलर वेलोसिटी पीछे निकाली थी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था ओमेगा से। ओमेगा क्या होता है, W। तो हमारे पास वो आया था t⁻²। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया, ये पहले अलग अलग थे, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया m1 l2 t-2। ये हमारे पास आ गया डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का। सो नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी हमारे सिर्फ ये टॉपिक्स रह गए। नेक्स्ट हम करेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ
वेवलेंथ क्या होती है, जैसे ये एक प्लेस है, यहाँ पर कोई भी वेव आ रही है, ठीक है। वेव की लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, इसको लैम्डा बोलते हैं, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ लेंथ है तो वो अगर जो भी लेंथ है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को L से, और इसकी पावर है 1, तो डायमेंशन क्या होगा L1। ये हमारे पास डायमेंशन हो गया क्योंकि हमने तो लेंथ ही निकालनी है, तो वो हो गया L1। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय वन वेव टू पास फ्रॉम गिवन पॉइंट। कोई भी हमने कोई पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है, ये हमने पॉइंट दे दिया गिवन, ठीक है। एक वेव को कितना टाइम लगता है, ठीक है, कि इस पॉइंट को वो पास कर जाए। तो टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, तो हम इस हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया T1। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितने वेव्स निकल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/T1, 1/T था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर तो इसकी फिर वो हम पावर 1 ही लिखेंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया T-1। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू 2πv। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये सारा फॉर्मूला, हम इसको कैसे लिखेंगे, 2π/T, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारे पास जो था ओमेगा हमने फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये फ्रीक्वेंसी है v, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है ये 1/T। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा 1/T, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2π आ जाएगा, तो 1 तो कट हो गया। और जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले जो हमने पीछे किया था, हमारे पास क्या था, डायमेंशन लेस कांस्टेंट हमने पीछे किया था, उसमें हमारे पास क्या था पाई, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास 2π का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये तो पाई है, इसका डायमेंशन होता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, नो डायमेंशन। अगर नो डायमेंशन है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, 1/T हो गया, और हमारे पास कंप्लीट डायमेंशन आ गया T-1। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका हमारे पास फॉर्मूला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले तो हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2π फ्रीक्वेंसी, 2πv, ओके। अभी जो हमारे पास v है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/T, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/T, तो हमारे पास क्या आ गया 2π/T। हमने पहले ये रीड किया था, ये मैंने आपको बताया था कि जो 2π है, जो पाई है हमारे पास, ठीक है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, तो 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता, हम इसको 1 एज्यूम कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 1/T। तो 1/T को हम कैसे लिख सकते हैं, T-1, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे क्योंकि हम डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का सारा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।